आज की जो चर्चा है, जो बातचीत है, वो है M3M के ऊपर जो अभी फिलहाल प्रॉब्लम्स आई हैं। उनके तीन डायरेक्टर्स, माननीय श्री रूप बंसल जी, बसंत बंसल जी और पंकज बंसल जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया है। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कानून के अंतर्गत आईरियो का कोई पुराना केस था उसमें। और इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बसंत बंसल और पंकज बंसल जी जो हैं वो कुछ इंटरिम बेल भी ले आए थे एक केस में, उसके बावजूद दूसरे केस में ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। सो अब इससे सवाल ये उठता है कि आज किस स्थिति में M3M है। जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है उनके लिए M3M में क्या सिचुएशन बनती है और क्या कोई अपॉर्चुनिटी भी है। बातचीत थोड़ा लंबा होगा। आप लोग अगर चाहें तो नोट्स के लिए पेन पेपर ले सकते हैं, अदरवाइज ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और इसे आप यूट्यूब पर भी देख पाएंगे बाद में, अगर आपको रेफरेंस करना हो या क्रॉस चेक करना हो। तो मैं प्रेजेंटेशन तो नहीं है, बट कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उसी से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और फिर आप वहाँ से, जब मैं अपना फिनिश कर लूँगा तो आपसे आपके जो भी सवाल हो, जैसे भी मोस्ट वेलकम। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, उस पर ये दिख रही होगी आपको। तो M3M की अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, थोड़ा सा लगभग 15 साल से इनका रियल एस्टेट में नाम आना शुरू हुआ। काम तो ये उससे पहले से भी लैंड कंसोलिडेशन में करते थे, बट एक बड़ा नाम M3M के तौर पर एक नाम। और जब इन्होंने शुरुआत करी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में आज 17 साल से हूँ, सो जब इन्होंने शुरुआत करी तो कहा यह गया कि जो परिवार के जो यंग कायन हैं, श्री पंकज जी, वो कहीं हार्वर्ड से कुछ पढ़ाई वगैरह करके आए हैं। वो नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का संचार जो है वो करेंगे। और इनका पहला प्रोजेक्ट जो काफी जोश खो के साथ में लॉन्च किया गया वो था M3M गोल्फ एस्टेट, जो आज की तारीख में डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। बड़ा मिटियोरिक राइज हुआ है इस कंपनी का। मतलब आपको ये, मैं ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इट्स ऑलमोस्ट कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से ये कंपनी बढ़ती गई। बहुत जबरदस्त विजिबिलिटी, मार्केटिंग, फुल पेज एड्स। ऐसा लग रहा था कि अभी भी लगता है, मतलब आज से 15-20 दिन पहले तक लगता था कि M3M ही M3M होगा। जितनी भी जगह है वहां पर M3M होगा। आप देखें इनकी बड़ी बड़ी सेल्स टीम, सेक्टर एक्सटेंशन रोड के ऊपर सेल्स गैलरी, 79 में सेल्स गैलरी। और ऐसे कोई सेल्स गैलरी ऐसे नहीं कि मतलब प्रॉपर बढ़िया झाड़ फानूस लगा हुआ, बैठने के लिए एसी, पीने के लिए चाय, ठंडा पानी, सब कुछ बढ़िया एकदम। इंफ्रा टॉप क्लास, न्यू गुड़गांव में सेल्स गैलरी, लैविश लॉन्च, डिनर हो रहा है, स्कॉच बह रही है। मैं इनका जब फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च में गया, गोल्फ एस्टेट 1 जो सेक्टर 65 में है, जो इनका पहला प्रोडक्ट था, और ये जब लॉन्च हुआ था उस वक्त में 2011-12 की अगर बात कर रहे हैं, तो उस समय में गोल्फ एक्सटेंशन इतना नहीं था। और उस वक्त में लॉन्च के टाइम के डांसर्स आ रही हैं, ब्रोकर्स के प्रोडक्ट लॉन्च में बेले डांसर्स एंड सिंगल मॉल्ट्स फ्लोइंग। सो नो वन एक्चुअली क्वेश्चन दैट टाइम कि ये ऐसा क्या है, इतना मार्केटिंग पुश की क्या जरूरत है। व्हाई इज देयर अ नीड फॉर सच अ ह्यूज मार्केटिंग पुश इफ योर प्रोडक्ट इज दैट गुड। नाउ कंट्रास्ट दिस विद अदर बिल्डर्स। अब और बहुत सारे बिल्डर्स उस M3M के आसपास ही, गुड़गांव के अंदर, NCR के अंदर और ओवरऑल ऑल इंडिया, बॉम्बे से बाहर निकल के गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपने आप को फैलाना शुरू किया। M3M जहां बुला बुला के ब्रोकर्स को इंकरेज कर रहा था, खूब सारा मार्केटिंग सपोर्ट दे रहा था, ब्रोकरेज दे रहा था, गोदरेज ने एक टाइम आया 2011-12 में ब्रोकर्स के साथ काम करने से मना कर दिया, क्योंकि मार्केट में उस तरह का डिमांड था। वो बोले हम खुद ही बेच लेंगे अपना सामान। ऐसा कॉन्ट्रास्ट था दो बिल्डर्स के बीच में। आज भी आप DLF का लॉन्च देखिए, लॉन्च करते हैं, हाई टी पर बुलाते हैं, चाय बिस्किट, बाकी अपना प्रोडक्ट बेच दीजिए। ऑन दी अदर हैंड MCM के जितने भी लॉन्चेस हुए, उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स प्राइस प्लान्स। आज 100 रुपए दे दीजिए, आपको 500 बना के दे देंगे, 10x का 5x। मतलब किसी भी तरह से देर वॉज अ बिल्डअप वेर इन द इंटायर इंडस्ट्री काइंड ऑफ मेड यू थिंक
that M3M is the final word in real estate. That was the narrative which was being built up. और वो build-up जो है, frankly speaking, no one was prepared for the fact that the three top people, actually the owners, because है तो 15 ही साल पुरानी कंपनी, कोई बोर्ड रन कंपनी नहीं है, कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, कोई स्टॉक एक्सचेंजेस या बहुत डीपली स्क्रूटनाइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. There are three people who own the company. All three right now have been arrested and are in custody for investigation. Obviously, अभी तो मामला चलेगा. आई एम श्योर इन लोगों को बहुत जल्दी बेल भी मिल जाएगी और कुछ समय तक बिजनेस एज यूजुअल ही चलेगा. लेकिन नुकसान हुआ है. वो क्या नुकसान हुआ है उससे पहले थोड़ा सा फैक्ट्स को समझते हैं. तो फैक्ट ये है कि ये तीन जिनके डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जैसे भी आप समझे, श्री रूप बंसल जी, बसंत बंसल जी और पंकज बंसल जी कस्टडी में हैं और फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के की इनसे पूछताछ चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में. वो केस सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का है, उसमें अंदर के फैक्ट्स क्या हैं और कौन सी किताबें खुलेंगी और कौन से पढ़ती खुलेंगी, क्या क्या चीज इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगी, कौन कौन से एविडेंसेस पब्लिक के सामने आएंगे, उसका भी किसी के पास कोई खुलासा नहीं है. फिलहाल ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है. जब सबसे पहले श्री रूप बंसल जी को अरेस्ट किया तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का स्टेटमेंट ये था दैट दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन. एनीवेज, वो हमारा काम नहीं है. इसके अलावा ईडी ने और क्या किया है, इनकी बैंक अकाउंट्स में कुछ फ्रीज कर दिया. लगभग 250 करोड़ रुपया इनका फिलहाल फ्रीज कर दिया गया. ये उसका ये न्यूज आर्टिकल था. ईटी फ्रीजेस फ्रोज 205 करोड़ इन बैंक अकाउंट. और ये अभी और उसके बाद भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी है. उसके बाद जो इकरा है, इकरा इज अ रेटिंग एजेंसी जो इंस्टीट्यूशनल कंपनियों के लिए, जैसे बैंक्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटर्स के लिए अलग अलग कंपनियों का रेटिंग करती है कि वो कितने क्रेडिट वर्दी हैं, कितना उनके अंदर व्यापार करने के लिए या उनसे लेन देन करने के लिए हाउ क्रेडिट वर्दी दे. तो अभी इकरा ने क्या किया है, आप ये गूगल सर्च कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ लिंक है बट आई नॉट टेक इट देयर. इकरा ने इनकी ग्रेडिंग को, इनकी क्रेडिट वर्दी ग्रेडिंग को ट्रिपल बी स्टेबल से घटा करके डबल बी माइनस कर दिया है और कंपनी को वॉच पे डाल दिया नेगेटिव इम्प्लीकेशंस के साथ. चलिए दिखाई देते हैं ये इकरा की साइट के ऊपर पूरा. इकरा ने अपना एक पेपर डाला है 13 जून को, मतलब आज से कोई एक हफ्ता पहले. M3M प्राइवेट लिमिटेड रेटिंग डाउनग्रेडेड, प्लेस्ड ऑन रेटिंग वॉच विद नेगेटिव इम्प्लीकेशन. और उसके बाद उनकी कुछ अपडेट्स हैं जो आप इकरा की साइट पे जाएं या ICRA डाउनग्रेड्स M3M डेट रेटिंग वहां से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि एज पर ICRA नाउ it is riskier to do business with M3M. It is riskier for an institutional lender. और जो रिटेल बायर या रिटेल लेंडर होता है उनके पास तो इतने रिसोर्सेज, इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि वो जा करके और बहुत ज़्यादा गहनता से जांच पड़ताल कर सकें, ड्यू डिलिजेंस कर सकें. बट इवन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं रेटिंग एजेंसीज पर, वो डिपेंड करते हैं पार्टी वेरिफिकेशंस पर, वो डिपेंड करते हैं इस तरह के डिलीजेंस पर. वहाँ इनको इनकी ग्रेडिंग को डाउनग्रेड करने का मतलब है कि अगर अब ये लोन लेना चाहेंगे तो इनको उसके अंदर तकलीफ आएगी. रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है, मॉर्गेजेबल सिक्योरिटी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनसे ज़्यादा मांगे और या लोन देने से भी. इन सारी बिल्डअप का, इस सब का इम्पैक्ट क्या होगा? देयर वुड बी इम्पैक्ट ऑन द मार्केट. ये नहीं कह सकते हैं कि इम्पैक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं है जी, सब ठीक है, ये उनको जानते हैं, सब ठीक हो जाएगा. वो जानते तो अरेस्ट से पहले भी थे बट अरेस्ट हुए उसके बावजूद. सो नकार देना इज नॉट हाउ यू विल बी एबल टू एड्रेस और अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन. सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक इम्पैक्ट तो क्लियर है कि इनका बिजनेस के अंदर अभी थोड़े टाइम स्लो डाउन है क्योंकि डिसीजन मेकिंग स्लो है. हो सकता है कि ये आज दे आर नॉट इन जेल एब्सोल्युटली बिकॉज दे आर नॉट कॉन्विक्ट्स, दे हैव ओनली बीन अरेस्टेड टू जॉइन एन इन्वेस्टिगेशन. लेकिन रिस्ट्रिक्शन तो हो गया ना. Now the owner or the decision maker is not going to the office. The owner or the decision maker is in the custody of the enforcement directorate officials
इन पंचकुला दे आर इन्वेस्टिगेटिंग। आपको डिसीजन लेना है सर, वो ठेकेदार का पेमेंट आया हुआ है वो क्लियर करना है, तो मिस्टर बंसल इज नॉट अवेलेबल। डिसीजन मेकिंग स्लो है, ब्रोकर्स का पेमेंट रुक गया है, वेंडर्स का पेमेंट रुक गया है, अकाउंट्स के ऊपर फ्रीज है, कोई आपने आगे डील करनी थी लैंड की, उसका डिसीजन पेंड हो गया है। सो बिजनेस फॉर M3M इज गोइंग टू स्लो डाउन, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। हाँ, रूटीन में बिजनेस चलता रहेगा। इसका और अगर आगे इम्पैक्ट आप देखना चाहते हैं, मे बी, और ये एक बड़ा अलग से इंडिकेटर है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। बहुत से लोग ये नहीं देखते हैं कि कंपनी के एम्प्लॉयज कंपनी के बारे में क्या कहते हैं। कंपनी के एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कंपनी के क्लोजेस्ट होते हैं, बिकॉज वो डेली रोजमर्रा का काम कंपनी के साथ कर रहे हैं। आप M3M एज एन एम्प्लॉयर रिव्यू ग्लासडोर के ऊपर जाइए, वहां आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज के रिव्यू मिलेंगे, क्या सैलरीज टाइम पे मिलती है, वर्क प्रेशर कैसा है, टारगेट प्रेशर कैसा है। उससे भी आपको कंपनी की हेल्थ का अंदाजा होता है। तो अभी अगर बिजनेस स्लो डाउन होगा, आप आज 18 जून है, अगले महीने 10 जुलाई तक देखिए तनख्वाहें मिलने में कितना आगे पीछे हुआ, उसके बाद तो उससे बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगने लगेगा। व्हाट इज द इम्पैक्ट, रेपुटेशन हर्ट होगी, ये तो गिवन है इसमें, मतलब रेपुटेशन हर्ट हुई है तभी तो फ्रंटलाइन न्यूज है। बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, इतने बड़े आदमी एक साथ सबको अरेस्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये इसमें रेपुटेशन तो हर्ट होगी। कितनी हर्ट होगी, क्या डैमेज होगा, वो समय पे ही पता लगेगा, लेकिन हर्ट होगी। सेल्स भी हिट होगी। जितनी पाइपलाइन है, आज अगर मैं किसी को बोलूं कि M3M के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ले लीजिए, तो उस आदमी को मेरे पर बहुत ज्यादा ही कुछ भरोसा होगा कि वो M3M के प्रोजेक्ट में मेरे कहने से आज ले लेगा। तो सेल्स की जो पाइपलाइन है, जो पिछले 2 3 4 5 महीने से बनी हुई, जो डिसीजन मेकिंग पर लोग बैठे थे, वो अचानक से रातों रात गायब हो गए। जब पहला अरेस्ट हुआ श्री रूप बंसल जी का, तो कुछ कम हुए होंगे, कुछ लोग डरे होंगे, हमारे ऐसे ब्रोकर्स ने उनको हौसला दिया होगा मिलकर के कि कोई बात नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी ठीक हो जाएगा, आ जाएंगे। फिर ये और हो गया, तो वो डर बड़ा होगा, कम नहीं। तो सेल्स हिट होगी, जिससे वापस से कलेक्शंस भी हिट होंगे, जो ऑलरेडी बिका हुआ है, जिन लोगों ने खरीद रखा है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, वहां पर भी स्लो डाउन आएगा। लोग पेमेंट अभी की, अरे नहीं भाई, पता नहीं क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा, आगे क्या होगा। तो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, इनकी वजह से दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, बिल्डर को परेशानी आएगी, बिजनेस को परेशानी आएगी, प्रोजेक्ट को परेशानी, व्यापार करने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब ये जब भी बाहर आते हैं, बाहर तो आएंगे, मैटर ऑफ डेज, महीने में आते हैं, 2 महीने में आते हैं, 3 महीने में आते हैं, फिर मामला लंबा चलेगा, ट्रायल होगा, आगे जाकर के उसमें क्या फैसला होता है क्या नहीं होता है वो तो भविष्य को पता है। या आई मीन द मैटर इज सब जुडिस, नो वन एक्चुअली नोज, बट बिल्डर के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल गो अप। आई एम टॉकिंग टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट, अब उनको मार्केटिंग पर और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, चैनल को फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। चैनल ब्रोकर्स जो इनके साथ काम करते हैं, उनका भी तो हौसला टूट गया है अभी, कि अरे ये क्या हो गया अचानक से। PR पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, वापिस से इमेज बिल्डिंग करनी है, सो और एक डिस्काउंट एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, प्लस लिटिगेशंस भी स्टार्ट हो सकती हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट्स में अगर स्लो होगी, वहाँ लिटिगेशंस हो जाएंगी, तो वहां पर जो है, मतलब ओवरऑल मार्जिन श्रिंक होने वाले हैं। अभी तक M3M की एक बहुत खास बात ये रही है कि कंस्ट्रक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग है इन्होंने, एंड दैट प्रॉब्ली इज वन ऑफ द रीजंस एज टू व्हाई दे हैव बीन एबल टू रोटेट द कैपिटल। इनका जो एसेट कैपिटल का जो रोटेशन है काफी फास्ट है। तो उसका एक रीजन ये भी है कि ये लोग कंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी करते रहे, तो कहीं पर फंसे नहीं, इनके अगेंस्ट में उस तरह की कार्रवाई बायर्स नहीं, टेक्निकल ग्राउंड्स पर बायर्स इनमें कमियां नहीं निकाल पाए, क्योंकि ये अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बढ़िया तरह से काम करते रहे। सो कंस्ट्रक्शन अच्छी करी। अब अगर बाई चांस, टिल डेट देयर कंस्ट्रक्शन हैज बीन गुड, अब अगर बाई चांस कहीं पर, भगवान ना करे, कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन हो गई, तो ये ढह जाएगा, देन दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। सो ये इम्पैक्ट आ सकता है, लास्ट वाला जो इम्पैक्ट है कंस्ट्रक्शन वाला, मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि ये कहानी कितने दिन खिंचेगी, बंसल्स कितने दिन इस परेशानी में रहेंगे, ओवरऑल बिजनेस पर कितना क्या इम्पैक्ट होगा। बट हाँ, आज की डेट में मामला फंसा हुआ है। अगर कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन हुई, फंसी,
तो परेशानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बिकॉज कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन का मतलब है ओवरऑल चीजें सब कुछ वहीं से जुड़ा हुआ है। सो सेल्स तो ऑलरेडी हिट होगी, अब अगर कंस्ट्रक्शन भी हिट होगी तो कलेक्शंस कम हो जाएगा, उससे अच्छा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ ही रही है। सो ओवरऑल जो कैलकुलेशंस थी, गणित था, एस्टिमेशन था, all that will go for a huge mismanagement. So this would be a worst case scenario. बाकी तो तीन चार चीजें और हैं, इनके मार्जिन्स तो श्रिंक हो चुके हैं, नुकसान इनको हो गया है एज ऑफ टुडे, दे ऑलरेडी आर इन लॉस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, और इनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी नुकसान है, फिर वो चाहे चैनल पार्टनर है, फिर वो चाहे इनका मीडिया कंसल्टेंट है, फिर चाहे इनका बायर है, चाहे सप्लायर है, सब लोग को परेशानी है, पूरा इकोसिस्टम जो है वो अभी एक तरह से परेशानी में है। कुछ नंबर्स की बात करते हैं। आई एम फाइनेंशियल एडवाइजर, सो आई प्रेफर टू टॉक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और वहीं से मेरे को चीजें ज़्यादा बेटर समझ आती है, अंग्रेजी तो बहुत लोग कर देते हैं। सो देखिए, इनके अभी तक के पिछले 15 साल अप्रॉक्स अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 14 के आसपास इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर्ड है, जो इनकी साइट के ऊपर भी है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट एक प्रोजेक्ट की 1,000 करोड़ मांगते हैं, तो इन्होंने लगभग 14,000 करोड़ के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी दी है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1,000 करोड़, ज्यादा कम हो सकता है, मैं बहुत ब्रॉड फिगर्स हैं क्योंकि इनके फिगर्स एक्सेप्ट कहीं पर अवेलेबल नहीं है, ये देर प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, सो देयर बुक्स आर नॉट इन दी ओपन मार्केट। मैंने ये बहुत ब्रॉड एस्टिमेशंस लगाए हैं। डिलीवर्ड कमर्शियल प्रोजेक्ट इनके 12 हैं। 300 करोड़ की अगर एवरेज बुक एक प्रोजेक्ट की मानते हैं तो 3600 करोड़ का काम जो है वो लगभग डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स कमर्शियल के ओवरऑल देखें तो 17,600 करोड़, मतलब इन्होंने साल दर साल पिछले 15 साल में एज पर देम लगभग 1,200 करोड़ का काम कर लिया है। ये है जहाँ फाइनेंशियल क्लोजर हो गया है, पैसा लिया है, डिलीवरी दे दी है, जो प्रॉफिट था वो इनके पास आ चुका है। तो टोटल अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो इनको लगभग 3,500 से 4,000 करोड़ का नफा हुआ है पिछले 15 साल में, ऐसा एक कैलकुलेशन कहती है। हो सकता है इससे कुछ ज्यादा हो सकता है इससे कुछ कम हो, बट मीडियन फिगर लगभग यही है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ अ ईयर। दिस इज बेस्ड ऑन, अच्छा 20% प्रॉफिट कहाँ से लिया जी? 20% प्रॉफिट इनका पीयर गोदरेज प्रॉपर्टीज। आप अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज, बिकॉज वो एक लिस्टेड कंपनी है तो उनके नंबर्स आपको मिल जाते हैं, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ने पिछले 5 साल में एवरेज 20% का नेट प्रॉफिट कमाया है अपने प्रोजेक्ट्स में। सो मैं ये मानता हूँ कि M3M ने भी लगभग इतनी कमाई। नाउ अगेन दीज आर वेरी वेरी ब्रॉड फिगर्स, इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है क्योंकि M3M की बुक्स कहीं से अवेलेबल नहीं है। लेकिन जिन चीजों की पुष्टि हो सकती है, M3M के खुद के प्रेस रिलीजेस हैं, आप गूगल सर्च करेंगे तो वहां पर M3M के न्यूज आर्टिकल में कहा जाता है कि M3M ने 2021-22 में 6,000 करोड़ का सेल्स अचीव किया, मतलब 6,000 करोड़ का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू। रियल एस्टेट में सेल्स अचीव का मतलब ये नहीं है कि 6,000 करोड़ मेरे बैंक में आ, मतलब मैंने इतने के काम की ऑर्डर बुक तैयार कर ली, मुझे 6,000 करोड़ रुपए आगे आए। उसके बाद उन्होंने एक ही साल में इसको डबल से भी आगे चले गए, 13,000 करोड़। और दीज फिगर्स आर एक्चुअली स्टैगरिंग। फिर सेल्स प्रोजेक्शन जो इस साल का था, एंड दिस वाज एक्चुअली अ वेरी वेल कोटेड न्यूज आर्टिकल, आप इनका M3M के बारे में यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पर इनके owners was saying that in this year we'll achieve 20,000 crores of sales figures. Now, in a business where the margin is 20%, they have probably earned around 3,500 crores in last 15 years. उसके बाद में 20,000 करोड़ का जंप, इतनी स्केलेबिलिटी आना वेरी डिफिकल्ट। सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग जो नहीं, जो किसी को नहीं पता है, मुझे तो नहीं पता है, और जो आपको बाकी लोग बताते हैं कि M3 बहुत, यस प्रॉब्ली देयर ऑन ऑफिशियल डेट इज वेरी लो, बट कहीं ना कहीं इनके पास में फंडिंग है विच इज नॉट एग्जैक्टली द प्रोमोटर फंडिंग, एंड वेयर द बोरोइंग conditions are quite stiff, then because of the fact that they have to spend a lot of money on marketing so that they will able to attract a lot of buyers at very attractive terms, so उसके लिए क्या है कि इनको आगे अपना रोटेशन बहुत जल्दी करते रहे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रियल एस्टेट एक बड़ा कमोडिटाइज सा मार्केट होता है। आपको एक लाइसेंस गवर्नमेंट देती है, लाइसेंस की शक्ल सूरत सेम होती है, उसके अंदर लिमिटेड FAR है, उसी FAR में बिल्डर जो प्लस माइनस कर सकता है कि वो
घर को कितना खूबसूरत बना लेगा, कितना उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फिशर्स एंड फर्नीचर्स और एमिनिटीज, बट मोर और लेस एक से दूसरे बिल्डर के प्रोडक्ट को समझ पाना कोई बहुत मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस कर पाना संभव नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बायर जो खरीदते हैं वो है कि कितने, एक बिल्डर के लिए कितने चैनल पार्टनर्स या कितने ब्रोकर्स बात कर रहे हैं, और वो डिपेंड करता है बिल्डर ने मार्केटिंग पे कितना पैसा लगा करके और मार्केट में अपने लिए अवेयरनेस क्रिएट करी है, जिसमें ये डिपेंड करता है कि बायर्स जो है वो उसके उनसे इन्फ्लुएंस कितना हो जाता है। सो और रियल एस्टेट बहुत कम्पिटेटिव मार्केट है। इसमें अगर M3 में तो गुड़गांव में 15 और टॉप के ब्रोकर्स हैं, DLF है और शाहपुर जी है, इमार है, गोदरेज, टाटा, यू नेम, हीरो प्रॉपर्टीज। सो आप नाम लीजिए, और कायदे का बिल्डर वहां पर होता है। तो इतना नहीं है कि इसमें अन्ना मार्जिन नहीं होता, अफीम नहीं बेच रहा है कोई भी, 50% का मार्जिन नहीं है। एक और चैलेंज क्या होता है, आपको कई बार पैसा इसमें पहले आ जाता है, लाइबिलिटीज आपको 5 साल के अंदर या 4 साल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में देगी। सो उसकी वजह से बहुत बार बिल्डर्स का फिजिकल डिसिप्लिन बड़ा पुअर हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग M3M के केस में वो देखने को नहीं मिला, बिकॉज दे हैव बीन वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कंस्ट्रक्शन। आगे क्या होगा पता नहीं। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा इशू है इसके अंदर वो होता है कि बिल्डर का कॉस्ट एस्केलेशन पर कोई कंट्रोल नहीं। मैंने आज प्रोजेक्ट भेज दिया 10,000 रुपये स्क्वायर फीट पर, मैंने अपनी गणित लगाई, मुझे लगा कि मैं इसको 7,500 रुपये में कवर कर लूंगा, 500-700 रुपये का मार्जिन किया। बट बनाना तो 5 साल में, बीच में कोरोना आ गया, बीच में यूक्रेन वॉर हो गया, मेरी कॉस्ट बढ़ गई जो मैंने फैक्टर इन नहीं करी थी। अब जैसे ये बंसल्स जो है ये इस परेशानी में फंस गए, तो इनकी विदाउट फैक्टरिंग कॉस्ट बढ़ गई, जिसका प्रोजेक्ट की डिलीवरी पर, मार्जिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और ये बिजनेस बड़ा सिक्लिकल है, तेजी आ रही है सब कुछ बिक रहा है, मंदी आती है और आई मीन इट्स सिक्लिकल। अब तेजी आई है तो मंदी भी आई है, तो जिन्होंने खरीद रखा है वो भी पेमेंट रोक देते हैं, वो पेमेंट रोकते हैं, प्रोजेक्ट्स फंस जाते हैं। फिर वो धीरे 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 वहां से निकलता है, उसमें प्रोजेक्ट फंसे रहते हैं, पेमेंट्स होती नहीं है, जिससे कि प्रॉफिट जो है वो श्रिंक हो जाता है। बहुत बार बहुत सा प्रॉफिट जो बिल्डर इसमें बताता है रियल एस्टेट में, वो क्या होता है कि मेरी इन्वेंट्री का रेट बढ़ गया, उसको भी वो प्रॉफिट में काउंट कर लेता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है कि बना करके जो बचा वो प्रॉफिट नहीं। वो वाला मार्जिन देखेंगे तो एक्चुअल में 12-15% से ज्यादा का व्यापार रियल एस्टेट बिल्डर का नहीं है। बट वो भी है, और बिल्डर अपनी अटैच कॉस्ट को नहीं बढ़ाता है, वो कहीं डिक्लेयर नहीं करता है। मैं यहाँ कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने माल का रेट तो बढ़ा देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बताता हूँ कि अब उसी माल को बनाने में मेरे को एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। जबकि अगर मैंने आज ये वाला प्रोडक्ट बेच दिया, नया बनाना है तो नई इनपुट कॉस्ट भी बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम क्या होती है, जब इन्होंने बोला जी हमारा ये वाला जो नंबर्स बढ़ाए इन्होंने कि 6,000 करोड़ की बिक्री इस साल करी, 13,000 करोड़ की इस साल करी, और अब इस साल 20,000 करोड़ की कर देंगे, हो सकता है इसमें से रिसीव आज 40 ही हजार, मतलब 20%, 4,000 करोड़ ही हुआ है, बचा हुआ 16,000 करोड़ तो आने वाले 4-5 साल में होना है। लेकिन इस 20,000 करोड़ के हिसाब से आगे का व्यापार जो है उसको प्लान कर लिया जाता है। लॉट ऑफ टाइम्स दैट मनी डज नॉट कम टू द अकाउंट बिकॉज ऑफ कैंसलेशंस, बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अनफोर्सीन थिंग्स। तो ये जो बिजनेस है ये बड़ा टेढ़ा बिजनेस है। इसमें सेल्स प्रोजेक्टेड तो 20,000 करोड़ की है, सेल्स अचीव तो 13,000 करोड़ की है, सेल्स अचीव तो 6,000 करोड़ की है। तो समझना ये भी होता है कि मेरे खर्चे, मेरी लाइबिलिटीज यहाँ पर कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि माल तो मैंने 6,000 करोड़ का बेच रखा है, बट लाइबिलिटीज मेरी जो है 6500 करोड़ की है, मैं 500 करोड़ के शॉर्टफॉल में हूँ। और वो 500 करोड़ कहाँ से रिकवर होगा। सो अगर मुझे कंटिन्यू माल बेच करके ही करता रहना, तो एक टाइम आएगा जब मैं फंस जाऊंगा, बिकॉज आई कैनॉट कीप ऑन पेइंग पीटर बाय कलेक्टिंग फ्रॉम पॉल। I some place need to deliver, at some place I actually need to deliver, and then extract my genuine profit margin and move ahead. Only then I'll be able to stay in the business for very very long duration. So ये समझने वाली बात है। अगर हम असेसमेंट की बात करें, आज आप किससे बात करते हैं, आप कंपनी से बात करेंगे, M3 बोलेगा जी सब बढ़िया है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। चैनल पार्टनर से बात करेंगे, वो भी यही कहेगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं कि सब बढ़िया नहीं है। बायर से बात करेंगे, जो फंसा हुआ है वो
खुद घबराया, वो कहेगा कि मुझे पता नहीं, वो मानना है चाहेगा कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट शायद सब कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैनिक होने की जरूरत है। अभी मैं और 10 मिनट में 4-5 चीजें और कवर करूंगा जिससे कि आपको हौसला आएगा। और जो कंपटीशन है तो इस चीज का फायदा उठाए। जो दूसरे बिल्डर्स हैं या जो ब्रोकर इनके साथ काम नहीं करते थे, और यही कहेंगे, हम अभी पहले बताते थे कि ऐसा नहीं है। और मतलब ऑब्वियसली हर कोई सिचुएशन को अपने हिसाब से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। सच्चाई क्या है, किसी के पास भी क्लियर पिक्चर नहीं है। किसी के पास नहीं, मतलब किसी के पास नहीं। या तो सच्चाई ईडी को पता है, ईडी को भी पता नहीं है, वो भी खोजबीन कर रहे हैं, वो इनकी बुक्स मंगा रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो अपने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो पूरी सच्चाई फिलहाल उन्हें भी नहीं पता है। बंसल साहब, बंसल्स माइट बी नोइंग, बट दैट इज व्हाट दे नो, इट्स देयर बिजनेस। बट बाजार में एसेट किसी को नहीं पता है, सब अंदाजे लगा सकते हैं। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता है, इंक्लूडिंग एम3एम। वो सामने से कितना भी ब्रेव फेस दिखाए, उनके चैनल पार्टनर्स कितना भी ब्रेव फेस दिखाए, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। एंड देयर इज अ नीड फॉर कॉशन एंड वॉच, which is true for people who want to buy and which is now going to be even more truer for those who have already purchased. उसमें अब क्या करना है, यहाँ पर मैं अब आपसे बात करता हूँ। नेक्स्ट जो इस आज की बातचीत का सबसे मुख्य बिंदु है, वो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो बहुत सारे बायर्स ने अभी तक शायद ये करना शुरू कर दिया होगा, कुछ ने शायद नहीं किया होगा, बट करना है। जिस ब्रोकर से आपने लिया है उससे बात करना शुरू करिए। गाली वाली मत बकिए उसको, उससे लड़िए मत, क्योंकि वो कहानी निकल चुकी है। वो आपको ज्यादा गाली वाली बकेंगे, फोन ही नहीं उठाएगा, तो उससे जो थोड़ी बहुत मदद मिलनी है वो भी नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा उसकी बात पर भरोसा होकर के अपनी उम्मीदों को भी मत बढ़ाइए। फैक्ट्स को जानने की कोशिश कीजिए, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड खासकर। बड़ी पिक्चर नहीं कि एम3एम का क्या होगा और बंसल साहब का क्या होगा और ईडी का क्या होगा, वो उनको भी नहीं पता है, तो वो आपको उसमें गप मार देगा। आप सिर्फ ये पूछेंगे मैंने एम3एम एक्स प्रोजेक्ट में गोल्फ एस्टेट 2 में पैसा लगा रखा है, इसकी आज की स्थिति क्या है, एंथ्रियम गोल्फ एस्टेट 2 के अंदर अभी कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, एंथ्रियम गोल्फ एस्टेट के रेरा को क्या डिक्लेरेशन हुए। अपने प्रोजेक्ट पर फोकस रखिए ताकि आपका जहां पैसा लगा हुआ है वहां आपको चीजें समझ आए। उसके बाद में नेक्स्ट, और ये आज मैं कह सकता हूँ इस टॉक का सार जो है, अब ये अगले 3-4-5 मिनट रेरा की वेबसाइट पर जाकर के अपने प्रोजेक्ट को समझिए। बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट खरीद लेते हैं और रेरा की वेबसाइट पर जाते भी नहीं। तो आज मैं आपको एक एक करके रेरा की वेबसाइट के ऊपर 4-5 चीजें जो गुड़गांव रेरा, हरियाणा रेरा की वेबसाइट पर अवेलेबल होती हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये रेरा की बेसिक वेबसाइट है, हरियाणा रेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम, कोई भी सर्च करेंगे आपको मिलेगा। उसके बाद वहां पर एक ये होता है रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स का कॉलम, ये इनके होम पेज पर आता है, वहाँ जाएंगे, वहां पे आप सर्च करेंगे रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में, ये आपने इसको क्लिक करना है, पेज खोल देता है। आप इसमें सर्च के अंदर प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। मैंने एनसीए में लिख दिया, तो उनकी जिन प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट नेम के हिसाब से आप, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। सो उसके बाद में प्रोजेक्ट्स की डिटेल निकाली, ये प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेज आता है जब आप डिटेल निकालते हैं, और इसके अंदर एक आता है ये, यहाँ देखेंगे आप व्यू फॉर्म A to H। मेरी हर उस बायर से जिसने प्रोजेक्ट आज ऑलरेडी पैसा लगा रखा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन खरीद रखा है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस A to H फॉर्म को, ये बड़ा डिटेल्ड फॉर्म होता है, ए से लेकर के एच तक फॉर्म, ABCDEFGH, लगभग 8 फॉर्म जो डिक्लेयर करता है। इन फॉर्म्स को स्लोली स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। ये जैसे ये है प्रोजेक्ट जो है, ये लून लैंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के लिए प्रोजेक्ट, टेम्परेरी प्रोजेक्ट आईडी है, एप्लीकेंट टाइप कंपनी है। आगे पढ़ते हैं ये क्या है, तो आपको इसके अंदर पता लगेगा ये प्रोजेक्ट जो है, इसके डायरेक्टर 1 है जी अमित राज जी, डायरेक्टर 2 है संदीप कुमार सिंह, डायरेक्टर 3 है संजय सोहा, डायरेक्टर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है आयुष गुप्ता। यहाँ पर दी बंसल्स आर नॉट इवन इन द पिक्चर है, एंड दिस इज फॉर एम3एम अंताल्या, जो इनका प्रोजेक्ट है। ये देखिए ये आया लोकेशन, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट M3M अंताल्या हिल्स फेज 1।
बंसल्स जो है वो ओवरऑल ओनर हो सकते हैं, बट दे आर नॉट इन, एज पर रेरा दे आर नॉट इन द पिक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आप अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना पैसा लगाया है, आप A2H फॉर्म से ये डिटेल्स निकालिए। कौन सा वो नंबर है साइट का, कौन सा नंबर है, मोबाइल नंबर जो बिल्डर ने रेरा को दिया है, ये नंबर मेरी तरफ से मैं आपको सबमिट करता हूँ, जिसमें उनसे बातचीत की जा सके। ये ईमेल आईडी लून लैंड डेवलपमेंट लिमिटेड एट gmail.com, ये वो आधिकारिक आईडी है जिसके ऊपर आप उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें फॉर्म ए, ये वो बैंक है जहाँ पे कि आपको, आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हैं, रेरा को एस्क्रो, कौन से एस्क्रो अकाउंट में आपने पैसा देना है, उसकी डिटेल्स हैं। फिर ये प्रोजेक्ट की डिटेल है, 8.77 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर परमिसेबल एफएआर इतनी है, एफएआर कितनी यूटिलाइज होगी वो है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स जो है वो, कितना प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि ये देखिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है 388 करोड़। ये बिल्डर ने, M3M ने रेरा को बताया है, अनताल्या के अंदर मेरे को टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 388 करोड़, लगभग 400 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। ये फिगर्स मेरे नहीं है, ये बिल्डर ने बताया। आप इसको, अगर आज आपने M3M के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कहीं निवेश कर रखा है, फटाफट से इस पेज को खोलिए, इन डिटेल्स को समझिए। इसको जब नीचे तक आएंगे जनाब, तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं, जिससे कि आपको प्रोजेक्ट का आइडिया लगेगा कि वो प्रोजेक्ट स्टैंड करता है, उस प्रोजेक्ट की आज सच्चाई क्या है। हो सकता है कि आपके साथ, आपने जिस ब्रोकर के साथ काम किया उसने आपको ये सब नाम बताया, कोई बात नहीं, अब आप कर लीजिए। इससे सवाल बना करके अपने ब्रोकर से, इसके अंदर बहुत डिटेल्स है A2H फॉर्म के अंदर, इससे सवाल बना करके अपने ब्रोकर से एक बार बातचीत करें, समझें, और आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। ये 4-5 लिंक्स हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके बाद में A2H फॉर्म से आपको एक ना आइडिया लगाइए, डेवलपमेंट प्लान, खुद बिल्डर के दिमाग में घुसने की कोशिश कीजिए। मुझे बिल्डर बनना है, तो मैं क्या करूंगा साहब, मैं पहले जमीन खरीदूंगा। मेरे को जमीन का कितना कीमत देना पड़ेगा। अगर मेरा पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट जैसे अंताल्या की 400 करोड़ है, तो उसमें से कितना मेरी जमीन की कॉस्ट होगी, 120 करोड़। क्या बिल्डर ने वो कीमत दे रखी है, और ये आपको A2H फॉर्म में मिल जाएगा। अगर कोलैबोरेशन एग्रीमेंट है तो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट का पूरा खाका, मतलब पूरा एग्जैक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट मिल जाएगा आपको वहाँ पर। तो अगर 120 करोड़ की कीमत दे रखी है, मतलब इस प्रोजेक्ट ने 120 करोड़ का फाइनेंशियल माइलस्टोन अचीव कर लिया है, मतलब 30% ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट है, चाहे उस पर एक ईंट भी नहीं लगी है। फिर आपको ये समझना है कि हर स्टेज पर इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ये 400 करोड़ रुपए किस तरह से खर्च होगा, उसमें कितना मटेरियल लगेगा, कितना मैन पावर लगेगी, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, अगर आप आज तक नहीं गए थे साइट पर प्रोजेक्ट खरीदने के बाद में, तुरंत साइट पर जाइए। साइट पर जा करके वहां जो टीम काम कर रही है, जो एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट को वहां खड़ा होकर बना रहा है, जो इंजीनियर, जो सुपरवाइजर, जो साइट इंचार्ज, उनसे बातचीत कीजिए, दोस्ताना तरीके से बात कीजिए। उन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, आप उनसे आगे लड़ेंगे तो वो आपसे बात कीजिए। उनसे समझिए कि प्रोग्रेस क्या है, कितना काम हुआ है, और उसको अब आपको मैच करना है कि एक्चुअल में स्पेंड कितना हो। तो आपने 400 करोड़ के प्रोजेक्ट में, मान लीजिए 400 घर है, आप एक बायर है, तो इसका मतलब आपका 30% पैसा अगर गया, और प्रोजेक्ट में 30% काम हुआ है, जमीन के अलावा 30% काम हुआ, तो आप नुकसान में नहीं। आपको तो आज पैसा कम लगा है, काम ज्यादा हुआ। सो मैच कीजिए एक्चुअल स्पेंड को ग्राउंड के स्पेंड से, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि आप कहाँ पर आज स्टैंड करते हैं विजबी योर इन्वेस्टमेंट इन M3। वन सेकेंड, इसके बाद प्रोजेक्ट का एक कोई फेसबुक पेज बनाइए। आप सैटरडे संडे को साइट पे जाइएगा, क्योंकि सैटरडे संडे लोगों को समय मिलता है। हो सकता है वहां आपको और भी बायर्स, उन सब से नंबर्स एक्सचेंज कीजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। इन्फॉर्मेशन, अब आप लोगों को एक साथ होने की जरूरत है, इकट्ठा होकर के काम करने की जरूरत है। तो अगर फेसबुक पेज कोई बना हुआ है आपके प्रोजेक्ट का, आपके M3 गोल्फ फेस्टेड का बना हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। नहीं बना हुआ है तो इनिशिएटिव लेकर के बनाइए, वो सर्च में आने लगेगा, लोग उसको ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से अगर आपके प्रोजेक्ट का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो बना लीजिए, नहीं बना हुआ है तो उसको, बना हुआ है तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं बना हुआ है तो बना लीजिए। इसी तरह से इसके बाद अब आपने आता है नेक्स्ट पेमेंट। अभी तक जो आपने पेमेंट कर दिया वो तो आपने कर दिया,
आगे का पेमेंट आपको डिमांड लेटर के बेसिस पे नहीं देना है। बिल्डर ने तो अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको डिमांड लेटर भेज दिया कि अभी हो सकता है हम बात कर रहे हैं, कल सुबह एक डिमांड लेटर आ जाए आपके प्रोजेक्ट में, और उसमें लाइन जरूर लिखी हुई होगी, डिले इन एनी प्रोजेक्ट जो है, हम आपको इतना इंटरेस्ट लगा रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। साइट पे जाकर वेरीफाई कीजिए कि अब प्रोजेक्ट बना कितना है। M3M के डिनाई करने से या थ्रेटन करने से, ना तो डिनायल को मानिए ना थ्रेट को मानिए, खुद अब आपको वेरीफाई करना होगा। एक काम आ गया, मेहनत करनी पड़ेगी। जिस ब्रोकर से आपने लिया है उसको साथ ले जाए, उसको बोलेंगे भाई मेरे को समझा कहाँ प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ, क्या है, कितने घर बनने थे। तब आपको आपको अब अपने प्रोजेक्ट के अपने निवेश को सुरक्षित करने के लिए अब आपको ग्राउंड पर समझना पड़ेगा। और डिमांड जब आएगी बिल्डर की, तो अब आपको बिल्डर से बात करके ये समझना पड़ेगा कि प्रूफ ऑफ वर्क आपको दे, और वेंडर्स को जो उसने पेमेंट दिया उसका प्रूफ दे। ये आपका रेरा के अंतर्गत भी अधिकार है। आप ये प्रूफ मांग सकते हैं। खासकर अब आप हवाला दे सकते हैं बिल्डर को, देखिए साहब ये न्यूज़ रिपोर्ट है, आपके प्रोमोटर्स ओनर्स जो है इस वक्त में इस तरह की परेशानी में फंसे हुए हैं, मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरा अभी कॉन्फिडेंस कम है, मुझे ये सारी चीज़ों की आपसे और डिक्लेरेशंस या क्लियर ओपनिंग्स चाहिए। इस सब के बावजूद अगर बिल्डर कोऑपरेट नहीं करता है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डिले के, तुरंत एक वकील हायर करें, रेरा में जाएं, ताकि वो एटलीस्ट आपके साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। रेरा में जाकर के ये नहीं है कि हमें रिफंड ही लेना है, ठीक है केस डालिए, रिफंड मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है वो स्पीड होने लग जाएगी, आपको सही इंफॉर्मेशन मिलने लग जाएगी। आप, और ये भी अपने आप में आपके लिए एक जीत है, अगर आपका आज बड़ा पैसा जो है वो किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, कि आपको समय से टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो, इवन इफ यू गेट इट थ्रू कोर्ट, इवन द डिक्लेरेशंस कम टू यू थ्रू कोर्ट, इट इज मनी वेल स्पेंड। इस वक्त में वकील का पैसा मत बचाइएगा। इस वक्त में न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के बेसिस पर अपने आप को सब कुछ सही करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करना है। आप M3M नहीं खरीद के बैठे थे, आपको M3M के बारे में परेशान नहीं होना है। वो ईडी को और M3M को सॉल्व करने दीजिए, आपको अपना निवेश बचाना है, फोकस ऑन दैट। कुछ लॉस मिनिमाइजिंग स्ट्रैटेजी ये तब है अगर बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। पहली जो मैं से जैसा मैंने आपको बोल दिया है, डोंट पे बेस्ड ऑन डिमांड लेटर्स। मान लीजिए आज आपने 50 लाख दिया हुआ है, अगली डिमांड आ गई 20 लाख की, और 20 लाख दिया, जरूरत नहीं है, कैंसिल भी करवा देंगे, 2 करोड़ का भी प्रोजेक्ट है तो भी आपको 30 लाख रुपए वापस आना। रेरा ने आपको प्रोटेक्शन दिया, आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 10% से ज्यादा नहीं डिडक्ट हो सकता है, वो भी तब अगर आपकी गलती है। अगर डिले है तो वो भी, यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि आपको कैंसिल कराना है या रिफंड मांगना है या बिल्कुल पैनिक हो जाना है, बट मैं आपको आपको प्रोटेक्शन बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बिल्डर ने डिमांड भेज दी और आपने कहा कि प्रोजेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, ये ब्याज लगा रहे, घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। जिंदगी में चीजें ऊपर नीचे होती हैं, दैट इज हाउ थिंग्स आर सपोज्ड टू बी। अगर आप किसी और इन्वेस्टर को जानते हैं, किसी के साथ मिलकर के आपने इन्वेस्टमेंट दोस्तों ने किया हुआ है, और एक ही प्रोजेक्ट में कोशिश करें, अपने एक्सपोजर को लिमिट कीजिए, दोनों कंबाइन कर लीजिए अपने इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी 2 यूनिट है, आपने किसी टाइम में सोचा था कि आप 2-3 यूनिट बुक कर लेते हैं, मुनाफा ज्यादा कमा लेंगे, अब उस एक्सपोजर को लिमिट कीजिए। 2 दुकानें हैं तो एक कर लीजिए, 2 मकान है तो एक कर लीजिए, बड़ा है तो छोटा कर लीजिए। लिमिट योर एक्सपोजर, कोई बात नहीं, नफा कमाने के लिए दूसरा बिल्डर, दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ पैनिक बटन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये लॉस मिनिमाइज करने के तरीके बता, अगर हो सकता है। और यहाँ अब इस इन सब चीजों के अंदर देखिए कंपटीशन होगा हर स्टेज पर, अगर सिचुएशन खराब होती जाएगी, हर आदमी कुछ टाइम के बाद में ये करने की कोशिश करेगा। तो आप आज ही M3M के अंदर बैठे किसी आदमी से संपर्क करना स्टार्ट कीजिए, और उस आदमी से दोस्ती करिए। उसको जाकर के गाली गलौज करेंगे तो वो आपका काम नहीं करेगा। अच्छे से बात कीजिए, कोशिश करें कि इनके किसी तैयार प्रोजेक्ट में शिफ्ट करवाने की कोशिश कीजिए, अगर वो आप कर सकते हैं। अब अगर आपने बैंक से लोन लेकर के प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रखी है, तो अगला पेमेंट आप तभी करें जब बैंक उसको डिसबर्स करने को तैयार हो, क्योंकि आपको जो एक सूचना है ये बैंक को भी गई है, ये इकरा ने भी
रेटिंग का किया है तो बैंक अब लोन के लिए किस्त देने से पहले और ज्यादा सावधान। अगर बैंक एक किस्त नहीं देता है तो आप भी ये मान के चलें कि आपकी भी लायबिलिटी नहीं। तो आप बैंक को इंक्लूड करके चलें अपने आगे के ट्रांजेक्शन में, बिल्डर के प्रोजेक्ट्स के साथ। पैनिक सेल मत कीजिए। आप ये समझिए एक्सपोजर कितना है, मेरा वर्स्ट केस क्या हो सकता है, और मेरे को बैंक का एक्सपोजर कितना है अगर आपने लोन ले रखा है। और पैनिक सेल करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपका वर्स्ट क्या होगा उस पर भी बात कर लेते हैं। बट पैनिक सेल करने से कि आज बस हो अब तो मैं फंस गया, मैं किसी तरह से निकाल दूं, मैं बेच दूं, भाग जाऊं, और ब्रोकर को भाई साहब आपने फंसा दिया, आप तो कल कह रहे थे फायदा होगा, आपको पता था चोर। कुछ नहीं होगा इनसे बात। पैनिक सेल ना करें, ढाढ़स रखें, पहले समझें सिचुएशन, आपके प्रोजेक्ट की सिचुएशन को समझिए। M3M को समझने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि वो आपके बस में ही नहीं, वो आप समझ भी नहीं। अब एक इसके अंदर बात मैं करूंगा, क्या इसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई मौका है? हिम्मत वाले लोग और जिनको समझ आती है, जो इंडस्ट्री को समझते हैं, इनके दो तीन प्रोजेक्ट्स जो है वो नियरिंग कंप्लीशन। M3M Avenue 65, M3M Heights, M3M Sky, Smartworld Orchard, nearing completion, about to be completed। मेरे कहने से कि पैनिक सेल मत कीजिए, और बाजार के कहने से भी पैनिक सेल मत कीजिए, किसी के भी कहने से, उस सब के बावजूद जब इस तरह की सूचना आती है तो पैनिक होता है, ये गिवन है। मेरे कहने से थोड़ी लोग मान लेंगे। तो आपको इन प्रोजेक्ट्स में इस वक्त में बार्गेन डील्स मिल सकती है अगर आप डिलीजेंस कर सकते हैं। डिलीजेंस करके, बेवकूफी नहीं, सिर्फ सस्ता नहीं, समझना है प्रोजेक्ट्स का फाइनेंशियल क्लोजर, समझना है अपना एक्सपोजर, समझना है। तो आपको एक्चुअल में अभी M3M में अगर सिचुएशन और खराब हुई तो M3M में बार्गेन डील्स मिलेंगी, जिनसे आप काफी पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन ये चीज वही अटेम्प्ट करें, वो जैसे वो टीवी थम्सअप के ऐड में आता है, दैट दिस एडवर्टाइजमेंट इज बीइंग डन बाय प्रोफेशनल्स, अदर्स में नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट इट एट होम। तो आप अगर इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो सच में किसी बहुत काबिल आदमी को साथ रख करके ही कीजिएगा। आप खुद काबिल हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एक्सपोजर नहीं है मार्केट का, आपने डील्स नहीं करी है, ट्रांजेक्शन नहीं करते, तो मत कूदिएगा, फिर ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। नहीं तो M3M में अभी जिन लोगों के पास कैश है, जिनके पास पैसा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। कुछ बन गई हैं, कुछ आगे और समय में बन जाएंगी। बट ये स्पेशलाइज्ड काम, ये वही करें जिनको खुद बहुत अच्छे से या तो समझ आता है, जिनके पास लोग हैं जो इनके लिए काम कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन्स की बात करेंगे। यहाँ मैं आपको एक आध बात बताऊँ, रियल एस्टेट में आप अगर अपना एक्सपोजर लिमिट कर लें तो आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत, ये ऊपर नीचे आएगा। लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट क्लास है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जमीन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो मैंने M3M के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, जिसमें ईंट भी नहीं लगी आज, अगर वहां पर मैंने 20% पेमेंट दे भी दिया और वहां की जमीन की कॉस्ट ही अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% है और उस जमीन की कॉस्ट पेड अप है, तो मैं एक्चुअल में नुकसान में नहीं। हाँ ये है कि वो प्रोजेक्ट के बनने में कुछ डिले हो सकता है, ऊपर नीचे आएगा, बट मुझे लॉस नहीं होगा। सो रियल एस्टेट में आपको प्रॉफिट डिले हो सकता है, डिनाई नहीं होता है। प्रॉफिट कम हो सकता है, डिनाई नहीं होता है। खासकर विद बिल्डर लाइक M3M, जिसके प्रोजेक्ट में आपने जब पैसा लगाया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ जिसने पैसा लगाया अभी तक, उसने वो पैसा रेरा के बाद में लगाया है। तो एक सर्टेन सेफगार्ड्स ऑलरेडी इन प्लेस है। पेशेंस आपको इसमें काम आएगी। नेगोशिएट की, आप वापस से बिल्डर के साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आप अभी किसी से खरीद रहे थे, वहां नेगोशिएट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब इस तरह की कोई घटना होती है लोग डर जाते हैं, हो तो क्या होगा। सर फैक्ट को एक्सेप्ट कीजिए, हो गया ना, आपने तो कुछ किया नहीं, ना आप रोक सकते हैं ना कर सकते हैं। फैक्ट को एक्सेप्ट कीजिए, उसको मैनेज कैसे करना है, काम बढ़ गया है जी। अब आपको उस चैनल पार्टनर पे भरोसा नहीं करना है जो कल तक आपका मित्र था, वो अभी भी मित्र है, उसने आपके साथ ऐसे कुछ गलत नहीं किया है। रेरा ने सर्टिफिकेट दिया, आप खरीदना चाहते थे, उसने दिलवाया, बट अभी उसके पास में उस तरह की लिमिट, उस तरह की वेरविदौल नहीं है कि वो आपको बहुत सही जानकारी दे पाए। फिर भी आपको उसके साथ दोस्ती रख करके समझ के, अब आपका काम बढ़ गया। आपको हर पेमेंट से पहले, हर एक्सपोजर को बढ़ाने से पहले लगातार साइट पर जाना है, समझना है,
एक एक चीज अब आपको फूक फूक के कदम रखना है, तो काम बढ़ गया है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि एक परेशानी हुई है और अब उससे जूझना है। इससे घबरा करके पैनिक मत कीजिए, सिचुएशन को छोड़िए मत। और मुझे ऐसा लगता है कि चीजें ठीक होंगी। मतलब अगर आप अपने एक्सपोजर को, जितना आपने पैसा दिया है, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से मैच कर पाएंगे, तो फिर आपको इसमें इससे ज्यादा कहीं कोई परेशानी का कोई ज्यादा सा स्कोप होता नहीं है रियल एस्टेट की। सो मेरी तरफ से आई हैव फिनिश्ड। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.